तो ये हमारा साइंस का मॉडल पेपर था। उम्मीद है बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए दिखे होंगे। अम, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आए हैं, बहुत सारे नए भी आए हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो सकते हैं, कुछ सारे नहीं होंगे। लेकिन दो चीजें आपने देखी, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हटाया गया था उसमें से क्वेश्चन आया। दूसरा एक जीके का क्वेश्चन, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक जो कि बुक में है ही नहीं, वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो जीके बेस्ड क्वेश्चन आता है। पेपर एक क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए टीचर को करना पड़ता है ऐसा। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपका अथवा वाला क्वेश्चन आपका तैयार होगा, वो इजी पोर्शन में से होगा, आपसे बनेगा, पक्का ऐसा होगा। एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है, अभी ऐसा डाउट आ रहा है यदि कि पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हो रही हो, या फिर ऐसा लग रहा हो फिर से ऐसा, इसको गीता में अकर्मण्यता बोलते हैं, जबकि हमको ऐसा लगता है कि क्यों पढ़ रहे हैं यार, इतनी मेहनत भी क्या करना, थोड़ा सा जीके जीके बेस में पढ़ लो। ज्यादा परसेंटेज बना के क्या हो जाएगा। स्कूल को तो अपना फायदा दिख रहा है, स्कूल को बोर्ड पे नाम छापना है और उनको दिखाना है कि भाई बच्चे जो है वो हमारे देखो टॉप करते हैं, कितना ज्यादा पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। स्कूल का अपना फायदा है। मैं काय को जबरन में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करूँ, जितना मेरे से बस बस की है, मैं तो उतना करूंगा। काय को जबरन में इतनी ज्यादा मेहनत करने का मतलब नहीं है। जितना हमें बस की, ऐसे भाव आ सकते हैं, पिछले सालों में आए हैं कुछ बच्चों के दिमाग में। तो उन बच्चों के लिए केवल इतना बोलना चाहूंगा। स्पोर्ट्स देखते हो आप कभी? अगर स्पोर्ट्स देखते हो तो आप 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अगर रखते होगे, तो आप अगर उसको देखोगे ना, तो आप जब लास्ट बॉल मतलब लास्ट गेंद चल रही थी और धोनी ने सिक्स मार के भारत को जिताया था, अगर, और वो मूवमेंट जो था जब रवि शास्त्री बोल रहे थे कि आफ्टर ऑल 28 साल के इंतजार के बाद फाइनली भारत को जो है वो वर्ल्ड कप धोनी ने जिता दिया, या भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत गई। आप उस समय भारतीयों की खुशी का ठिकाना महसूस नहीं कर, बहुत छोटे हो गए आप उस टाइम। मुझे नहीं मालूम कितने बच्चों ने होश में देखा है। लोग बाग गाड़ियों से तिरंगे ले लेकर जो है वो रास्तों पर निकल रहे थे, इतनी खुशी जाहिर कर रहे थे, जबकि वो एक केवल गेम मात्र है, एक खेल है। अगर उसमें खेल भावना के तहत देखा जाए भाई, ठीक है ना। अगर आपके जैसा वो टीम सोचती होती कि ठीक है ना भाई, गेम ही तो है, हार गए हार गए, वर्ल्ड कप नहीं नहीं जीत पाए नहीं जीत पाए, और अभी तक उधर अभी तक कर ही था। लेकिन यदि आपने वो खुशी महसूस करी होगी ना, अगर उस वर्ल्ड कप के जीतने की, तो आप उस चीज को महसूस कर पाओगे। अगर उस टीम ने भी इसी तरह का भाव रखा होता, ठीक है ना, अगर उसने भी ऐसे ही सोचा होता, ठीक है ना, गेम ही तो है, हारेंगे जीतेंगे, खेलते हैं जितना खेल सकते हैं, वो जीत की भावना अगर उसने रखी नहीं होती ना, तो शायद कभी वो करोड़ों देशवासियों के लिए वो खुशी का दिन नहीं आता। वो एक ही दिन जीते, बस एक ही दिन खुशी मनाई, ज्यादा कोई बड़ा वो नहीं था। इतिहास में दर्ज हो गया वो दिन, जब ट्रॉफी थी इंडिया के हाथ में 28 साल बाद फाइनली। इतिहास में दर्ज हो गया, उसके बाद कोई ज्यादा मायने नहीं रखा। हर साल बस याद कर लेते हैं, लेकिन इतना ज्यादा वो खुशी का मौका एक दिन मिला। लेकिन उस दिन पूरा देश ये भूल गया कि बस क्रिकेट गेम ही तो है भाई, और दूसरे भी गेम है। सेम केस बात आती है अगर मैं फुटबॉल के केस में बात करूं, तो फुटबॉल के गेम में भी अभी आपने फीफा वर्ल्ड कप, मुझे नहीं मालूम कितने बच्चों ने इंटरेस्ट से देखा नहीं देखा, अगर उस चीज को आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे एक देश जो है वो लगातार मेहनत कर रहा है जीतने के लिए। और इतनी मेहनत के, अटूट मेहनत के, गेम ही तो है, वो भी तो ऐसा सोच सकते हैं कि अगर मतलब अम, ठीक है गेम है, हारेंगे जीतेंगे हार जाएंगे, जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत कर लेते हैं क्या। फिर आखिरी में इतना क्या इमोशनल हो जाते हैं वो कि फील्ड पर हार जाते हैं तो रोने लगते हैं, या इतना खुश क्या हो जाते हैं कि सेम केस हमारे साथ भी होता है, उस लेवल पे नहीं, छोटे थोड़े छोटे लेवल पे सेम केस हमारे साथ भी होता है। अगर हम अपनी फुल एनर्जी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हमारी जितनी कैपेसिटी है उसके साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो हम जो हमारे पूर्वजों ने हमको बताया है ना, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, हम उसके विपरीत काम कर रहे हैं, हम अकर्मण्यता दिखा रहे हैं। गीता गीता में जिसे अकर्मण्यता बोला गया है, हम आलस दिखा रहे हैं। और वो आलस जो है वो हमको गर्त की तरफ ले जाएगा। परसेंटेज मायने नहीं रखता, यकीनन नहीं रखता, स्कूल के लिए भी नहीं रखता, यकीन मानो। अभी बोर्ड पर दिखाने के लिए इतने नाम है कि एक साल अगर बच्चे मेहनत नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
अभी भी आप देखो तो अगर स्कूल को अगर इतनी पब्लिसिटी करना होती तो बोर्ड पर केवल एक बच्चे का नाम नहीं होता या फिर बहुत सारे बच्चों के नाम नहीं होते, और बोर्ड चेंज करवाने के पीछे स्कूल पड़ा रहता। आप यकीन नहीं मानोगे, एक आपके एरिया का स्कूल है जिसने जो है वो एमपी बोर्ड का टॉपर दिया था, और डीजे से वो यात्रा निकाली जैसे कलश यात्रा निकालते हैं। स्कूल उसमें ना, स्कूल के पास इतना टाइम है, ना स्कूल के पास इतना पैसा है कि वो इतनी एडवर्टाइज जो है वो कर सके। आपका स्कूल जो है वो एक सिंपल लो लेवल पे काम करने की कोशिश करता, तो स्कूल का मसला उसको तो निकाल ही दो आप केवल एक, मुझे आज भी याद रहता, मालूम मेरे मेरे 10th क्लास के बाद बहुत ज्यादा पढ़ाई बिगड़ी है, लेकिन आज भी याद रहता है, मैंने कई बार आप लोग के साथ शेयर किया है। मैंने 10th में जितनी मेहनत करी थी उसके बाद आज तक उतनी मेहनत नहीं हुई, लेकिन वो 10th की मेहनत मालूम एक मोटिवेशन देती है, एक थोड़ी सी ललक देती है कि यार मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ, तो क्यों ना करूं मैं। और वो बेंच मार्क सेट हो गया ना एक, कि 10th में जब मैंने इतनी मेहनत करी, सुबह 6 बजे से उठकर रात में 3 बजे तक जो है वो लगातार रात में 3 बजे उठकर पढ़ना होता था। रात में 3 बजे उठकर सोशल साइंस का याद कर रहा होता था मैं। तब तो इतना ज्यादा टीचर जो है वो इतना ज्यादा गाइड भी नहीं कर रहे होते थे मुझे, जितना ज़्यादा आपको गाइडेंस मिल रहा है हर हर प्रकार के टीचर से, हर प्रकार की सहूलियतों से, चाहे वीडियो लेक्चर हो, चाहे ऑनलाइन क्लास हो, चाहे फिर प्रिंट आउट्स में अलग अलग उसके गाइड्स के, या फिर अलग अलग लिखने के मामले में कमी हो, इतना सारा जो है वो फैसिलिटी, मॉडल पेपर मिल रहे हैं एक के बाद एक, उतना ज़्यादा फैसिलिटी तब तो हम लोग को उतनी नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी सुबह 6 बजे उठकर कोचिंग जाना, 7 बजे वापस आना, स्कूल जाना, स्कूल से वापस घर आना, घर के बाद जो है वो फिर कोचिंग पढ़ना, कोचिंग से वापस आना, और फिर उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाना, फिर उसके बाद 11 बजे तक पढ़ना, फिर उसके बाद सो जाना, फिर 3 बजे फिर उठना, फिर से पढ़ाई करना, फिर से वही रूटीन चालू करना। वो केवल एक महीने तक करी थी, लास्ट के एक महीने दिसंबर तक मैंने भी बिल्कुल ज्यादा कोई पढ़ाई नहीं करी। लेकिन उसके बाद मैडम आज जब सोचता हूँ उन दिनों के बारे में तो अंदर से खुशी होती है कि नहीं यार मैं भी कर सकता हूँ मेहनत, क्योंकि मैंने एक बेंचमार्क सेट कर लिया ना उसमें। अगर आप आज वो थोड़ी सी आलसी दिखा देते हो, तो कल को मालूम आपको एक वो चीज रह जाएगी, दिन में मलाल जैसा रह जाएगा कि यार नहीं यार मैं मेहनत कर सकता था। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने वो मीम वगैरह देखे हैं, जिसमें बताते हैं कि भाई इस एज में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है तो पैसे नहीं होते। जवान होते हो तो टाइम टाइम भी इसमें बहुत ज्यादा होता है। जवान होते हो तो एनर्जी होती है कम, होती है थोड़ी सी, टाइम बहुत कम होता है, पैसे थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। और जब बुजुर्ग होते हैं तो ना एनर्जी होती है, टाइम बहुत सारा रहता है, लेकिन पैसे भी लगभग लगभग खत्म होते हैं, मतलब बिल्कुल बचा के जाके चल रहे होते हैं। तो इस उम्र में आपके पास सबसे ज्यादा जो दो चीजें हैं वो है आपका टाइम और एनर्जी। अगर उस एनर्जी का ढंग से यूज नहीं करोगे तो जब जवान होगे फिर बुजुर्ग होगे तो वो पछताना पड़ेगा कि उस एनर्जी का यूज अगर आपने, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप परसेंटेज के लिए पढ़ो, आप नॉलेज के लिए तो पढ़ो। आप अगर विक्टर इमेनुअल 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 जो था, वो द्वितीय जो था, वो इटली का राजा था, उसके बारे में नहीं पढ़ पाओगे तो यार आपकी गलती है ना ये, कि आपने इटली का इतिहास पढ़ा लेकिन विक्टर इमेनुअल टू को ही नहीं मालूम, जबकि उसी वही राजा बना था। गैरिबाल्डी नाम कम से कम सुना तो होके, गैरिबाल्डी ने कैसे, जोसेफे मैसेनी कितना इंटरेस्टिंग नाम है, जोसेफे मैसेनी, नाम याद रखने में अजीब सा फील होता है कि भाई कितना इंटरेस्टिंग नाम है या अजीब सा नाम है। वो जो पिक्चर दिखाई देती हैं उन पिक्चर में कहीं ना कहीं राजाओं के अंश पड़े हुए हैं, या फिर डिटेलिंग, कितनी शानदार डिटेलिंग है उन चित्रों में। वो आर्टिस्ट कितने शानदार रहे होंगे जिन्होंने इतनी बारीक डिटेलिंग के साथ, इतने सोच के साथ वो डायग्राम बनाए, और हम उन डायग्राम को ऐसे ही नजरअंदाज करते रहे। आपकी पॉलिटी में डायग्राम बने हुए, राजनीति वाले में कितने डायग्राम बने हुए, आप उनका मतलब जानने की तो कोशिश करो, मत पढ़ो उस चैप्टर को। डायग्राम देख के तो बोलता है ये डायग्राम क्या बना हुआ है, इसका क्या मतलब है। एक फुटबॉल बनी हुई है, उसमें एक साइड में पूरी वो है रंग भेद वाले चैप्टर में, आपने देखी होगी तो उसका मतलब क्या है, उसके बहुत ज्यादा डीप मतलब है, उनके दैनिक जीवन से जुड़े बहुत सारे बहुत शानदार मतलब है। थोड़ा तो इंटरेस्ट जगाओ उसमें, थोड़ा तो इंटरेस्ट जगाओ, देखो तो, सोचो तो, एक बार सोच के तो देखो कि उसका मतलब क्या है। मत पढ़ो, मत याद करो, लेकिन कम से कम हम जो जो चैप्टर बुक में है, या जो कुछ तो पता होना चाहिए उसके बारे में। आप पूरा चैप्टर ही अगर जाने दे रहे हो, उदाहरण के लिए मैं वो जल संसाधन वाला आपका चैप्टर है भूगोल में, आपको अगर भारत के सबसे बड़ा बांध कौन सा है यही नहीं पता, और कहाँ किस राज्य में किस नदी पर है, यही नहीं पता, तो आपको नहीं लगता हमको गलती हो रही है हमसे। उसमें बहुत सारी वर्षा जल संग्रहण की तकनीकों के बारे में आता है, बहुत ऊटपटांग नाम है, कुल्ह नाम आता है एक, ऐसे ही वो जो है वो बांस ड्रिप प्रणाली आती है कि असम में जो है वो बांस ड्रिप प्रणाली यूज की जाती है
बांसों के माध्यम से पहाड़ों से पानी एकत्रित करते हैं, वहां के लोग पानी पीते हैं, क्योंकि पानी का कोई तालाब वैसे कोई नदी वगैरह सोर्स नहीं है, तो बारिश के पानी को स्टोर करने की कोशिश करते हैं, बांस ड्रिप प्रणाली का यूज करते हैं। तो इतने इंटरेस्टिंग नाम है यदि, और हमको नहीं पता चल रहा है, तो फिर भाई 10th क्लास में हमें ये नहीं पता है कि संसद में कानून कैसे बनता है। हमारा देश जिस कानून से चल रहा है हमें वही नहीं मालूम कि वो कानून बनता कैसे है। तो कहीं ना कहीं गलती रह जा रही है ना। शायद मुझे नहीं लगता आप में से कोई से किसी के अगर दादा दादी से आप पूछोगे कि कैसे कानून बनता है उनको पता होगा, बहुत कम ऐसे दादा दादी होंगे जिनको पता होगा कानून। और किसी के मम्मी पापा को जरूर पता होगा कि कानून कैसे बनता है। अगर उनको पता है तो आपको उनसे आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप जनरेशन गैप का सम्मान करोगे ना। उनसे आगे बढ़ोगे तभी तो उनको भी और अच्छी सुविधाएं दे पाओगे उस एज तक आने तक। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे हम। तो परसेंटेज मायने, फिर बोल रहा हूँ मैं, परसेंटेज बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है आपके लिए। आपके लिए मायने रखता है नॉलेज। और यकीन मानो वो 3 इडियट्स का कोर्स जो है ना, वाकई कई हद तक, बहुत हद तक बोलूंगा मैं, सही है। सक्सेस के पीछे मत भागो, मतलब काबिलियत के पीछे भागो। सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी, तो आप नॉलेज तो गैदर करो। सोशल साइंस हो कुछ भी हो, अगर नॉलेज गैदर करो। और साइंस पढ़ने के बाद भी आपको ये नहीं पता कि हमारे पेट में एसिड है और उसका पीएच मान इतना होता है, बहुत ज्यादा तेज एसिड है, वो HCl होता है। तो आपने क्या मतलब की साइंस पढ़ी भाई? आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा है, आपको रीजन पता होना चाहिए कि हमको निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है। आपको अगर चश्मे लगा रहे हैं तो चश्मा किस पावर का, किस डायाप्टर का है, वो नहीं पता है, तो फिर साइंस क्या मतलब का पढ़ने का? तब तो आपने रटी हुई है साइंस। अगर आपने सूर्य का प्रकाश, सुबह सूर्य के दर्शन कर रहे हो और ये नहीं पता है कि वो 2 मिनट के लिए सूर्य जो है वो आभासी प्रतिबिंब, रियल सूर्य नहीं है वो हमारे सामने, तो फिर कहीं ना कहीं मिस कर दिए ना आपने साइंस 10वीं क्लास। अगर पता है किस कारण से हो रहा है, तो यकीन मानो आप लिख पाओगे उसको, अपनी मर्जी से लिख पाओगे, और बेहतरीन लिख पाओगे, और बहुत सही लिख पाओगे। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा। अगर दिमाग में ये ख्याल आता है कि हम मेहनत कहाँ कहाँ लगे हो परसेंटेज बनाने में, हमको नहीं बनाना परसेंटेज, मत बनाओ भाई, बिल्कुल मत बनाओ। लेकिन कम से कम आपकी जितनी क्षमता है ना, उस क्षमता को पूरा लगा दो इस 1 महीने में, 1.5 महीने में। कम से कम आपकी क्षमता तो पता चल जाएगी, आप कितना पढ़ सकते हो, कितना गैदर कर सकते हो, और खुशी खुशी कितना पढ़ सकते हो। सबसे सबसे बड़ी बात है खुशी खुशी कितना पढ़ सकते हो, क्योंकि ये बेंचमार्क सेट कर देगा। और मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि आपका जो 10वीं क्लास का वो होता है ना, आपकी लाइफ की जो सीढ़ी होती है ना, ऊपर जाती है, उस सीढ़ी का पहला पायदान है। इसमें अगर लड़खड़ा गए ना, तो आगे की सीढ़ी चढ़ने में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। बच्चा अगर पहली सीढ़ी पे लड़खड़ा जाता है या गिर जाता है ना, तो उसको आगे चढ़ने से डर लगने लगता है। तो जितना कॉन्फिडेंस के साथ इस सीढ़ी पर कदम रखोगे ना, 10वीं की सीढ़ी पर, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ते जाओगे। ये एक सीढ़ी है, बस पहला पायदान है 10वीं का। अगर यहाँ पर भी ये सोचोगे, आलसी दिखाओगे कि अरे यार चढ़ जाएंगे, कहाँ है, इतनी जल्दबाजी कर रहे हो, आराम से चढ़ेंगे। चढ़ना तो है ही, कॉन्फिडेंस के साथ चढ़ना है, ताकि आगे की सीढ़ी बहुत अच्छी खुली रहे। नहीं तो फिर अगर आलसी दिखाओगे, पहले वाले में लड़खड़ा जाओगे, तो आगे चढ़ने में डर लगने लगेगा गिरने का, और फिर आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होने वाली है ना। तो पहला कदम जोरदार रखो, जितनी क्षमता हो सके उतनी क्षमता के साथ पढ़ाई करो, और सबसे ज्यादा जरूरी है खुशी खुशी पढ़ाई करो। जितना पढ़ो इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, बोरियत के साथ नहीं पढ़ा जाना। बोरियत के साथ तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो आगे ध्यान रहे, अगर दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हम क्यों, बस ये याद रखो कि 10वीं पहली सीढ़ी है, और हमें कॉन्फिडेंस के साथ अपना पहला कदम रखना है। उसमें कहीं पर भी बाद में ये नहीं होना चाहिए कि मैं थोड़ी सी और मेहनत कर सकता था। अपना पूरा जोर लगा दो, 1 महीने तो है, 1 1.5 महीना ही तो है। देख लेते हैं अपनी कितनी क्षमता है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है ना। तो मैं आज की क्लास यहीं रोक रहा हूँ। बात याद रखना, बात ज्यादा पढ़ने से नहीं है, बात है खुशी से पढ़ने से। जितना हो सके खुशी के साथ पढ़ने से, जितना हो सके इन पढ़ाई को एंजॉय करने से, और जितनी चीजें सीखने से। जितना सीखोगे, जितने क्वेश्चन आएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। चलो, आज इसी के साथ बात खत्म करता हूँ। कल रिजल्ट है, थोड़ा बहुत मायने रखता है। ओवरव्यू देखा है मैंने, तिमाही से इम्प्रूव होना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। कल आप रिजल्ट देखोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा उसमें। लेकिन उससे हताश या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी अभी रिजल्ट आएगा,
उससे आपका परसेंटेज बढ़ने वाला है, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। हाफ ईयरली से परसेंटेज बढ़ेगा। हाफ ईयरली सही मायना नहीं रखता है। प्री बोर्ड का अगर मैं बात करूँ तो प्री बोर्ड में बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगा। जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो पास हो जाएंगे, जो बच्चे पास हो रहे हैं उनके परसेंटेज बढ़ जाएंगे, जो बच्चे ऑलरेडी परसेंटेज ला रहे हैं बोर्ड में उनके और अच्छे परसेंटेज आएंगे। अभी तक का ऐसा रिकॉर्ड रहा है। तो रिजल्ट से घबराना नहीं है, आपको देखना है आपका कौन सा सब्जेक्ट में वीकनेस है, उस वीकनेस को किस प्रकार से दूर करना है उस पर बात करनी है, कैसे दूर करना है उस पर डिस्कस करना है, टीचर कैसे मदद कर सकता है उसके उस पर बात करना है, आप कैसे अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट इस टाइम मायने रखता है, वो कैसे मैनेज कर सकते हो, वो सारी बातों पे बातें करेंगे कल रिजल्ट के बाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप, उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे, कल संडे तो नहीं है, सैटरडे। कल फिर मिलेंगे, ऑनलाइन क्लास के भैया मैसेज। संडे को क्लास कितने बजे डर रहेगी? गया एकदम से चिल्लाई। संडे को क्लास संडे को क्लास। मैसेज कर दूंगा मैं, क्योंकि कल का शेड्यूल देखना पड़ेगा, 12th क्लास का भी कितना है उसके हिसाब से मैं बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा। और ऑनलाइन क्लास के मैसेज अब से बंद हो जाएंगे। सभी को पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं ग्रुप पे भी लिख दूंगा। ऑनलाइन क्लास रेगुलर रहेगी आपकी 8 बजे से। अब मैसेज तभी आएगा जब क्लास नहीं होगी। इन केस कोई कारण से अगर क्लास नहीं होती तो नहीं आने का मैसेज आएगा। आपका काम है, आपको डेली 8 बजे कनेक्ट होना है। ठीक है, तो संडे की क्लास का मैसेज आपको कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है फिर से बोल रहा हूँ कुछ सीखा होगा। बाय, गुड नाइट, जय गुरु सभी को।